हेलो स्टूडेंट, मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा लेक्चर में। तो आज हम बात करने वाले हैं आरसीसी के चैप्टर नंबर 3 के बारे में, जिसमें हम एलएसएम के बारे में मतलब कि लिमिट स्टेट मेथड के बारे में पढ़ रहे थे। इसका एक लेक्चर अपलोड हो चुका है, आज दूसरा लेक्चर है। तो पहले लेक्चर में हमने पढ़ा कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट स्टेट मेथड, और फिर पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी और स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील, मतलब कि इन सब के बारे में हमने इसके पहले के लेक्चर में पढ़ा। तो आज हम जो बात करने वाले हैं, हमने कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट स्टेट मेथड में क्या पढ़ा, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ एलएसएम में पढ़ा कि इसमें दो स्टेट्स होते हैं, ठीक है। कौन सा? लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी, ठीक, ये पहला था। और दूसरा हमने क्या पढ़ा कि लिमिट स्टेट ऑफ, एक मिनट आप रुकेंगे, ठीक है। हाँ, तो क्या बात करते हैं? हाँ, पहला क्या हमने पढ़ा? लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी, दूसरा हमने क्या पढ़ा? लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। इसको बोल देते हैं सेवा योग्यता की सीमांत अवस्था। इसको सेवा मतलब कि निपात सीमांत अवस्था, निपात सीमांत अवस्था। और ये क्या है? सेवा योग्यता। ठीक, तो कुछ कंडीशन इसमें थे, इसमें जैसे हमने डिफ्लेक्शन को दूर कर रहे थे, क्रैकिंग को दूर कर रहे थे, वाइब्रेशन को दूर कर रहे थे, और इसमें शेयरिंग को दूर कर रहे थे, ठीक है, फ्लेक्चर को दूर कर रहे थे, बेंडिंग जिसको हम बोलते हैं उसको दूर कर रहे थे, ठीक। तो ये कुछ कंडीशन से इसमें हम जिसको दूर करने की कोशिश कर रहे थे लिमिट स्टेट मेथड्स के इन दो सीमाओं की में, ठीक है। पहला लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी, दूसरा लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। तो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स हमको इस आपके जो डिप्लोमा लेवल के जो बुक है वहाँ पे जो सिलेबस है उसमें जो पढ़ना है वो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के बारे में केवल पढ़ना है, हमको इसके बारे में नहीं पढ़ना है। बस इसकी जानकारी लेनी है कि क्या होता है और इसमें कौन कौन से कंडीशंस, कौन कौन से फोर्सेस को हम दूर करते हैं, ठीक है। और आज हम लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के बारे में शुरू करते हैं। अब तक हमने इसके पहले के सारे जो एजम्पशंस होते हैं, बाकी जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है, इन सब के बारे में हमने आपको बता दिया है। आज हम शुरू करेंगे लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के बारे में। तो देखते हैं। लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के बारे में आज हम देखने वाले हैं, ठीक। इसमें किसके बारे में देखेंगे? इसमें हमने शेयर के बारे में पढ़ा था, बेंडिंग के बारे में पढ़ा था, फ्लेक्चर के बारे में पढ़ा था, ठीक। डिफरेंट टाइप्स के बारे में हमको पढ़ा था। लेकिन जो आपके सिलेबस में पढ़ना हुआ आपको किसके बारे में? फ्लेक्चर, जिसको हम बेंडिंग बोल देते हैं। अगर आपको बेंडिंग लिखा मिलता है तो भी आप परेशान मत होइए, ठीक है। तो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में हम आज फ्लेक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आप बुक देखेंगे तो कहीं कहीं जो क्या कहते हैं कि जो एजम्पशंस है लिमिट स्टेट मेथड की जो एजम्पशंस है वो एजम्पशंस उठा के इसमें दे दिया गया है, ठीक है। तो आप घबराने वाली कोई बात नहीं है, चीज़ वही है, आप उसको लिमिट स्टेट मेथड्स की एजम्पशंस में लिख दीजिएगा, ठीक है। और ये रहा आपका क्या कहते हैं कि लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें जो पढ़ना है हमको, इसमें क्या पढ़ना है हमको? एरिया स्ट्रेस ब्लॉक, ठीक है। स्ट्रेस ब्लॉक पैरामीटर हमको इसमें पढ़ने हैं।
उसमें क्या आता है, एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक। पहले तो इसका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम खींच लेते हैं, ठीक है। वो तो हमने क्या ग्राफ खींचा था, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम का ग्राफ खींचा था। यहाँ पे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम किस तरह से डिजाइन जब हम करेंगे वो आएगा, उसको हम देखते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पे पहले तो एक सेक्शन ले लेंगे। ये क्या क्या हमने एक सेक्शन ले लिया, सेक्शन की चौड़ाई b हो गई, ये यहाँ पे कुछ लग गया स्टील रॉड, ये टोटल डेप्थ हो गई इसकी, और इसकी कुछ ये हो गई इफेक्टिव डेप्थ, ये न्यूट्रल एक्सिस की हो गई, ये इसकी क्या हो गई न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ, ठीक है। और ये एरिया हो जाएगा, ये कंप्रेशन जोन, ये टेंशन जोन, ठीक है। तो ये तो क्या हुआ, हमारा सेक्शन हुआ। अब इसका हम क्या करेंगे, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाएंगे। पहले तो इसका स्ट्रेन डायग्राम बना लेते हैं, फिर स्ट्रेस डायग्राम समझते हैं कैसे बनता है। तो हमने आपको जैसे क्या WSM में पढ़ाया था, जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड पढ़ा रहे थे, उसमें किस तरह से इसका डायग्राम बन रहा था। डायग्राम तो सेम टू सेम स्ट्रेन हमारा वही बनता है, लेकिन स्ट्रेस डायग्राम हमारा चेंज हो जाता है। वो देखते हैं कैसे चेंज होता है। आपने देखा था जब वहाँ पे WSM में, तो कुछ इस तरह से इसका भी स्ट्रेन डायग्राम बना, उसका भी स्ट्रेन डायग्राम बना, तो उसी तरह सेम टू सेम इसका भी स्ट्रेन डायग्राम यहाँ पे बनेगा। तो अब देख लेते हैं हमारा टेंशन जोन में कितना स्ट्रेन आ रहा है और कंप्रेशन जोन में कितना स्ट्रेन आ रहा है, और क्या क्या इसमें होती है। तो यहाँ पे जो स्ट्रेन हमारा आता है, इसको किससे हम डिनोट करते हैं, एप्सिलॉन SU से, ठीक। एप्सिलॉन SU का मान कितना आता है, हमने आपको स्ट्रेस जो होता है क्या पढ़ाया था, यंग मॉडुलस इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन, ठीक है। स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन, तो हमने क्या स्ट्रेन ज्ञात करना है, तो स्ट्रेन क्या हो जाएगा, स्ट्रेस अपॉन में यंग मॉडुलस। तो क्या हो जाएगा, इसका स्ट्रेस कितना है, स्ट्रेस 0.87 FY। हमने आपको जब एजम्पशंस बता रहे थे तो वहाँ पे बताया था कि ये मान लिया जाता है, ठीक है। स्ट्रेन जो मैक्सिमम स्ट्रेन होता है स्टील में, हमने आपको एजम्पशन से बताया था कि मैक्सिमम स्ट्रेन, ठीक है, इन स्टील विल बी टेकन 0.87 FY अपॉन में ES, मतलब कि ES मतलब यंग मॉडुलस ऑफ स्टील प्लस 0.002, ये हमने आपको बताया था। और ये हमारा पूरा स्ट्रेन होता है, मैक्सिमम स्ट्रेन। और फिर मैक्सिमम, हाँ मैक्सिमम स्ट्रेन इन स्टील हो गया, और मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट ये कितना होगा, इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। ये हमने आपको बताया था मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट 0.0035, और यहाँ पे कुछ जो इसका CG था, यहाँ पे जो हमारा स्ट्रेन जनरेट होगा वो कितना जनरेट होगा, उसको 0.002 हम लिख देते हैं, ठीक है। ये हमारा स्ट्रेन होता है, इसको हम एप्सिलॉन CU से लिखते हैं, इसको एप्सिलॉन CU, इसको एप्सिलॉन CC। तो ये हमारा होता है। अब अगर यहाँ तक हमारी क्या है, ये न्यूट्रल एक्सिस है, और इसकी डेप्थ टोटल हम मान लेते हैं, इसमें क्या मान लेते हैं XU, ठीक है। इसमें जो हम न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ मानते हैं उसको XU, अगर टोटल डेप्थ हमारा न्यूट्रल एक्सिस की XU है तो इसको हम X1 मान लेते हैं और इसको X2 मान लेते हैं, ठीक है। अब इसके हम आराम से न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ ज्ञात कर सकते हैं, ये भी ज्ञात कर सकते हैं और ये भी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक। ये टोटल हमारा, अगर ये दोनों हमारा पता चल जाए कि इसकी डेप्थ इतनी है, इसकी डेप्थ इतनी है, तो हमारा टोटल न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ जो होगी वो फाइंड आउट होके आ जाती है, ठीक। तो ये क्या हुआ, हमारा स्ट्रेन डायग्राम हुआ, ठीक, सॉरी स्ट्रेन डायग्राम, ये हमारा स्ट्रेन डायग्राम हुआ। अब स्ट्रेस डायग्राम देखते हैं किस तरह से इसका बनेगा। इसका जो स्ट्रेस डायग्राम बनेगा वो कुछ
इस तरह से बनेगा। किस तरह से बनेगा देखते हैं। ये तो कुछ इसकी न्यूट्रल एक्सिस मान लेते हैं, ये जो भी है, हाँ ये कुछ न्यूट्रल एक्सिस की मान लेते हैं। तो ये जो हमारा बनता है, ठीक, ये किस तरह से बनता है देख लेते हैं। ये इतना हमारा यहाँ तक रेक्टेंगुलर बनता है, रेक्टेंगुलर बनता है। उसके बाद क्या होता है, ये यहीं से पैराबोला बन जाता है, ठीक। ठीक, कुछ इस तरह से हमारा स्ट्रेस डायग्राम LSM में बनता है। ये हमारा जैसे उसमें, हाँ सेम टू सेम उसमें भी ऐसे बना था, लेकिन वहाँ पे कुछ चीज़ें चेंज होंगी, अभी बताते हैं क्या चेंज होंगी। इसमें जो यहाँ तक ये इसका CG हो जाता है, ठीक, किसका, इससे जो ये डायग्राम बन रहा है, स्ट्रेस ब्लॉक पैरामीटर कहा जा रहा है, ठीक है, ब्लॉक पैरामीटर स्ट्रेस ब्लॉक, ठीक है। तो ये क्या हुआ, स्ट्रेस बन गया, स्ट्रेस डायग्राम बन गया। अब इसका ब्लॉक, ये इसका ब्लॉक हो गया, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कौन कौन से पद कहाँ कहाँ से निकल के आते हैं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप अच्छे से ध्यान दीजिए कि किसको क्या कहेंगे, क्या कहाँ से हमारा फाइंड आउट हो क्या आता। अगर इसको O कह देते हैं, ABCD, ठीक है, ये इसका नामकरण कर देते हैं ABCD, जो रेक्टेंगुलर हमारा है उसका, ठीक है। तो ये टोटल डेप्थ हमने क्या बताई है न्यूट्रल एक्सिस की, XU। स्ट्रेस डायग्राम जब इसका बनाते हैं तो ये कितना हो जाता है डेप्थ, ठीक, ये हमारा जो होता है यहाँ से यहाँ तक की डेप्थ को क्या बोल देते हैं, ये कितना होता है 0.43 या फिर 0.42 XU, 0.43 XU। और ये हमारा कितना हो जाता है, ये कैसे हो रहा है 0.43, मतलब कि XU जो हमारा टोटल है, ये TU ये CU मान लेते हैं, ठीक। तो ये क्या हो रहा है पॉइंट, मतलब XU मान लेते हैं, अगर 100 है तो ये कितना हो जाएगा 4 पॉइंट, इसका तो ये 43 हो जाएगा, 43 हो जाएगा। ये जो डेप्थ होगी X1, तो ये जो X1 की डेप्थ होगी, स्ट्रेस जब ब्लॉक पैरामीटर पर स्ट्रेस ब्लॉक बनाएंगे तो इसमें X1 0.43 यहाँ पे हो जाएगा, मतलब 0.43 XU। अगर XU 1 है तो XU का 0.43 गुना हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा X1 का मान हो जाता है, ठीक है। इसी तरह जब ये 0.43 हुआ, ठीक है, क्या हुआ जब ये 0.43 हुआ तो अब क्या करेंगे टोटल में से, मतलब कि एक में से जब -0.43 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0.457, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 0.57 XU, ठीक है। ये हुआ हमारा X1 और X1 और X2 का मान, ठीक है। और ये हमारा जो होता है इसको हम Y बार बोल देते हैं। Y बार क्या होता है, सॉरी, तो ये जो Y बार होता है ये क्या होता है कि डेप्थ ऑफ CG फ्रॉम टॉप फाइबर, ठीक है, डेप्थ ऑफ CG फ्रॉम टॉप फाइबर, मतलब कि टॉप फाइबर से CG की डेप्थ जो गहराई होती है उसी को हम बोल देते हैं Y बार से यहाँ से डिनोट करते हैं। जैसे हमने आपको पढ़ाया था कि बेंडिंग इक्वेशन जब पढ़ा रहे थे आपको, तो वहाँ पे क्या पढ़ाया था कि Y बार आया था, Y आया था, ठीक, Y बार नहीं, वहाँ पे Y आया था। तो Y हमने क्या बताया था आपको, डेप्थ ऑफ CG, ठीक है, डेप्थ ऑफ CG फ्रॉम टॉप फाइबर। यहाँ पे जैसे ये हो रहा था तो ये क्या था, यहाँ पे कुछ जा रहा था, तो ये डेप्थ हमने क्या पढ़ाया था, इसी को Y हमने पढ़ाया था। यहाँ पे टॉप फाइबर से ये जो न्यूट्रल एक्सिस थी, यहाँ पे सीधी हो रही, यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस थी, ठीक है, सेंटर मतलब न्यूट्रल एक्सिस, तो इसके गहराई हमने Y पढ़ाया था। लेकिन यहाँ पे वही टॉप फाइबर से क्या कर रहे हैं, CG तक के डिस्टेंस को हम Y बार से लिख रहे हैं। तो ये कितना होता है, वही 0.3 लगभग, तो यहाँ पे 0.42 XU, ठीक है, इसको लिखते हैं 0.43 XU से Y बार को हम लिखते हैं। ये कुछ हुआ हमारा। अब हमने क्या बना रहे हैं, स्ट्रेस डायग्राम बना रहे हैं। तो स्ट्रेस हमको जब तक स्ट्रेस नहीं पता चलेगा तब तक हमें स्ट्रेस डायग्राम बनाने का क्या मतलब, कोई मतलब नहीं है। इसलिए हमको पहले इसमें अब स्ट्रेस फाइंड आउट करना। अब तक हमने क्या ज्ञात किया कि ये डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कितना हुआ, ठीक है, ये डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, फिर इसकी डिस्टेंस, फिर यहाँ से इसकी डिस्टेंस, फिर यहाँ पे हमारा जो टॉप फाइबर से जो
सी जी तक की डिस्टेंस है वो हुआ। अब इसमें क्या करेंगे, हम स्ट्रेस फाइंड आउट करेंगे कि हमारा कंप्रेशन जोन में कितना स्ट्रेस आएगा और टेंशन जोन में कितना स्ट्रेस आएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, एक चीज़ और यहाँ पे देख लीजिए, सी जी से यहाँ तक की डिस्टेंस को हमने क्या बढ़ाया था, जेड, लीवर आर, ठीक है। जब हमने आपको पढ़ा रहे थे कि WSM वर्किंग स्ट्रेस मेथड, तो वहाँ पे हमने आपको पढ़ाया था कि यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, लीवर आर, ठीक है। तो ये हमारा लीवर आर। अब देख लेते हैं स्ट्रेस कितना जनरेट होगा। स्ट्रेस जो हमारा स्ट्रेन आया है, ठीक है, स्ट्रेन में क्या करेंगे हम, हाँ क्या करेंगे, पॉइंट जो हमारा 67 FCK, ठीक है, हमने क्या बताया था आपको, 0.67 FCK बताया था, ठीक है। जब हम 0.67 FCK जब हम आपको ग्राफ इसका बना रहे थे, ठीक है, तो डिजाइन स्ट्रेंथ के लिए क्या बताया था, जो ग्राफ बना था डिजाइन स्ट्रेंथ के लिए, तो वहाँ पे क्या था, स्ट्रेस हमारा 0.67, ठीक है, 0.67 FCK था। अब इसमें अगर हम क्या करते हैं कि ये क्या हुआ हमारा पार्शियल फैक्टर सेफ्टी, जब इसमें पार्शियल फैक्टर सेफ्टी से मतलब डिवाइड कर देंगे तो ये जो हमारा आता है, ये हमारा स्ट्रेन इन कंप्रेशन जोन, हमारा मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंप्रेशन जोन आ जाता है। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, एक मिनट हम कर लेते हैं डिवाइड, 0.67 डिवाइड बाई 1.5, 0.446 FCK, ठीक है। ये इतना हमारा कंप्रेशन जोन में स्ट्रेस निकल के आता है, ठीक है। आई होप कि ये आपको समझ में आएगा। अब ये थोड़ा सा यहाँ बनाते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, ये जो स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम होता है ये हमारे यहीं तक होता है केवल, ठीक है, आप इसी का रेफरेंस लेके बनाया कीजिए। जेड का मान कितना हो जाएगा, D माइनस वाई बार, ये हमारे यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितना है, D है। अब D में से जब हम ये वाई बार यहाँ से माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, वही हमारा जेड का मान हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। अब देख लेते हैं कि CU, ये जो CU और TU कंप्रेशन, टोटल कंप्रेशन फोर्स कितना होगा और टोटल टेंशन फोर्स इस पे कितना होगा, इसको देख लेते हैं। तो 0.36 FCKB, ठीक है, XCU, ये हमारा कंप्रेशन जोन में इतना टोटल कंप्रेशन फोर्स होता है और टोटल टेंशन फोर्स कितना होता है, ये हमारा 0.87 FYBAST, सॉरी FYAST, ठीक है। तो ये हुआ हमारा कुछ, ये स्ट्रेन डायग्राम हो गया, ये स्ट्रेस डायग्राम। आई होप कि सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि आगे क्या है, ठीक है। अब हम क्या पढ़ रहे थे, स्ट्रेस ब्लॉक पैरामीटर पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप चाहे तो लिख सकते हैं स्ट्रेस ब्लॉक पैरामीटर, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जब हम स्ट्रेस ब्लॉक पैरामीटर पढ़ रहे थे, हाँ तो इसको, हाँ ठीक है, इतना हम मिटाते हैं। अब यहाँ पे एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक पर निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक, एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक का मतलब ये इतने का एरिया, ठीक है, ये पूरा इतने का एरिया हमारा कितना होगा, स्ट्रेस ब्लॉक वही हमारा, तो उतने का एरिया कितना हो जाएगा हमारा, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट प्लस एरिया ऑफ ये हमारा पैराबोला पार्ट, पैराबोला, इन दोनों का जब हम ऐड करेंगे, ठीक है, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये कितना हमारा निकल के आएगा डायरेक्ट। अब यहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं है किसको निकालना है, ठीक है, डायरेक्ट आपको लिखना है कि एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक कितना होगा,
आपको वही निकालना है। यहाँ पे आपको ये रेक्टेंगुलर का और फिर पैराबोला का निकालने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको बस यहाँ पे बता दे रहे हैं कि ऐसे निकल के आएगा जब हम निकालेंगे। तो ये हमारा टोटल कितना आ जाएगा जब हम इसको निकालें, तो 0.36 FCKB ये हमारा एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक निकल के आता है टोटल। ठीक है, अब देख लेते हैं। तो ये जो हमारा इसका पैराबोला का आप जानते ही हैं कि कितना होता है एरिया निकालने का फार्मूला, फिर वैसे रेक्टेंगुलर का भी आप जानते ही लंबाई और चौड़ाई। तो इन दोनों का निकाल के आप चाहें तो अलग अलग जोड़ सकते हैं, ठीक है, और चाहे तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ये वो हमारा एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक। अब नेक्स्ट जो टर्म हमको देखना है इसमें कि कंक्रीट में कुल संपीड़न बल कितना आएगा, वो भी कैसे आएगा हमारा प्रतिबल ब्लॉक का क्षेत्रफल। ठीक है, जो स्ट्रेस ब्लॉक का एरिया है, ये पूरा जो स्ट्रेस ब्लॉक का एरिया है, इसमें क्या करेंगे हम, इसकी जो चौड़ाई से जब मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक, इसका जो टोटल हमारा स्ट्रेस ब्लॉक का एरिया आया है, स्ट्रेस ब्लॉक के एरिया में जब इसकी डेप्थ जो टोटल है कितनी है, सेक्शन की डेप्थ हमारी b थी, जब उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा कितना निकल के आ जाएगा। ठीक है, धरन की चौड़ाई में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा कंक्रीट में कुल संपीड़न बल। ठीक है, मतलब टोटल कंप्रेशन फोर्स निकल के हमारा आ जाएगा। फिर हम कुल संपीड़न बल हुआ, अब कुल तनन बल जब हम याद करेंगे तो इसी तरह से क्या करेंगे, इस्पात का क्षेत्रफल, ठीक, हम सॉरी यहाँ पे क्या लिया, स्ट्रेस ब्लॉक का एरिया लिया। अब नीचे क्या लेंगे, स्टील का एरिया और मल्टीप्लाई बाय परमिसिबल स्ट्रेस। ठीक, परमिसिबल स्ट्रेस जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, CU हमारा यहाँ पे कितना आया 0.36 FCK XUB और TU कितना निकल के आ जाएगा, और ये हमारा 0.87 FYAST। ठीक, तो ये हमारा होता है टोटल कंप्रेशन फोर्स, टोटल टेंशन फोर्स। और नेक्स्ट हम क्या देख लेते हैं, इसकी न्यूट्रल एक्सिस जो है, ठीक, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैसे हमारा निकल के आता, कैसे अगर हम टोटल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालना चाहें तो कितना हमारा आएगा, कैसे आएगा। अब डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस आप जानते ही हैं कि वह एक रेखा होती है जिसपे हमारा कंप्रेशन फोर्स, टोटल कंप्रेशन फोर्स और टोटल टेंशन फोर्स क्या होता है, हमारा इक्वल होता है, बराबर होता है। तो यहीं से आप निकाल लेंगे टोटल टेंशन कंप्रेशन फोर्स अब इक्वल टेंशन फोर्स। अब हम ये हमारा 0.36 FCK XUP ये हो जाएगा 0.87 FYAST। अब यहाँ से XU कितना हो जाएगा हमारा 0.87 FYAST अपॉन में 0.36 FCKB। ये हमारा डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकल के आ गया। अब FI क्या है, AST क्या है, एरिया ऑफ स्टील, FI हमारा हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टील, और ये हमारा FCK क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंक्रीट, B क्या है, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। XU क्या है, XU जो हमारा है इसको हम बोल देते हैं एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस या फिर न्यूट्रल एक्सिस डायरेक्ट हम इसको बोल देते हैं। ये हमारा XU होता है, और एक हमारा होता है XU लिमिट या फिर XU मैक्सिमम बोल देते हैं। ये इसको हम अगर एक तरह से बोले तो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, ये हमारा एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस हो जाता है, ये हमारा क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस हो जाता है। तो डायरेक्ट जो इसका फॉर्मूला होता है वो 700D अपॉन में 1100 प्लस में, ठीक, यहाँ पे D क्या है, डेप्थ ऑफ इफेक्टिव डेप्थ। ठीक है, इफेक्टिव डेप्थ होता है, ये हमारा 0.87 FY होता है अगर हम XU लिमिट की बात करते हैं तो। ठीक है, तो ये हमारा XU का मान होता है, एक मिनट, ये हमारा XU का मान होता है, ये हमारा XU लिमिट का मान होता है। ये मान आप याद रखिएगा, ठीक है, इसको हम सही से लिख देते हैं यहाँ पे। XU मैक्स या फिर XU लिमिट लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं। तो ये हमारा कितना होता है,
ठीक, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट होता है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। ये तीनों दोनों आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो बन के आ जाता है। अगर आप चाहें एक्सियल लिमिट मतलब कि मैक्सिमम ज्ञात करने के लिए तो बहुत ही आसान सा है। ठीक है, देखिए तीनों के लिए अगर आपके पास जैसे क्वेश्चन में आपको क्या देता है कि Fe415 ग्रेड की स्टील है, उसके लिए एक्सियल लिमिट ज्ञात करना है, फिर एक्सियल मैक्सिमम ज्ञात करना है। जैसे क्या हुआ, क्वेश्चन आपके पास क्या दे दिए, कोई सेक्शन है, चौड़ाई इसकी दे दी गई 300, ये कुछ 500, इफेक्टिव डेप्थ दे दिया गया। ठीक है, अब क्या करा कि एक्सियल मैक्सिमम ज्ञात करना है आपको। ठीक है, एक्सियल मैक्सिमम दोनों आपको ज्ञात करना रहता है। ठीक है, जब एक्सियल लिमिट एक्सियल ज्ञात करना रहेगा तो उसके लिए AST इसका भी सब डाया दिया रहेगा, जैसे हम केवल एक्सियल मैक्सिमम के लिए याद कर रहे हैं। ठीक है, इसके लिए तो आपको और थोड़ा डाटा चाहिए भी, जैसे AST, फिर एरिया ऑफ स्टील के लिए इसका डाया भी चाहिए होता हमारा स्टील का, फिर वहाँ से एरिया ऑफ स्टील फाइंड आउट करते हैं, फिर FI का मान फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, FI का मान हमारा स्टील जैसे 415 दे दिया तो यहाँ से, और FC के M15 ग्रेड दे दिया। ठीक है, तो यहाँ से हमारा एक्सियल लिमिट निकल के आएगा, सॉरी एक्सियल निकल के आएगा जो हमारा एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस है। लेकिन अगर हमें मैक्सिमम न्यूट्रल एक्सिस ज्ञात करना तो इसके लिए हमें क्या कहती है, केवल स्टील का ग्रेड चाहिए, Fe415 मान लेते हैं। ठीक है, तो और ये हमको डाई चाहिए। तो एक चीज़ इसके लिए आप ध्यान दीजिए, बहुत ही शॉर्ट होता है, अगर आपको ज्ञात करना हुआ बहुत ही आसान होता है। क्या होता है उसको देखते हैं। ठीक, 415 यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे डी बराबर 500 रख देंगे। ठीक, तो ये हमारा आराम से निकल के आ जाता है। इसके लिए शॉर्ट फॉर्म होता है। ठीक है, सबके लिए, जैसे माइल्ड स्टील हो गया 250, Fe415 हो गया, HYSD स्टील, और Fe500 हो गया। ठीक, इसके लिए शॉर्ट में होता है Fe अगर 415 सॉरी 250 पहले लिख लेते हैं, Fe250 है 0.53D। डायरेक्ट अगर आप इसमें रख देंगे तो ये हमारा निकल के Fe250 का आ जाता है। ठीक है, एक्सियल मैक्सिमम का मान, फिर 415 के लिए, Fe415 के लिए 0.48D। ठीक, फिर और अगर Fe500 के लिए याद करना है तो 0.460। माइल्ड स्टील HYSD, ये हमारा शॉर्ट होता है। इसको आप चाहते, ये आपका अगर आप कहीं तैयारी करते हैं तो वहाँ पे आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, जैसे न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना हुआ। और कभी कभी क्या होता है, डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि एक्सियल मैक्सिमम का मान बताइए। ठीक, एक्सियल मैक्सिमम क्या है यहाँ पे, ये सीमांत मान होता है। ठीक है, सीमांत मान होता है, न्यूट्रल एक्सिस का सीमांत मान उसको बोल सकते हैं एक्सियल लिमिट को हम। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको MCQ में पूछी जाती है। Fe250 के लिए कितना होता है 0.53D। अगर आप IS कोड उठा के देखेंगे, IS कोड 456/2000, तो वहाँ पे आपको ये इसके साथ साथ ये एक टेबल मिलेगा, उस टेबल में ये मान दिया गया है, आप डायरेक्ट वहाँ से उठा के इसको ले सकते हैं। ठीक, तो यही चीज़ सेम टू सेम आपकी बुक में भी दे दिया गया, तो आप यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं। ठीक है, आपको इससे एग्जाम में आसानी मिल जाती है कि हमको सॉल्व करने में इसका इतना झंझट नहीं रहता, इतना प्रॉब्लम नहीं रहता कि इसको सॉल्व करना पूरा इसी में डायरेक्ट रख देंगे तो हमारा निकल के आ जाता है। डेप्थ, इफेक्टिव डेप्थ जो होता है उसको रख देंगे तो निकल के हमारा आ जाता है। अब हम चलते हैं आगे, देखते हैं कि हमारा लीवर आर्म क्या होता है। ठीक, लीवर आर्म भी यहीं पे देख लेते हैं। अब अभी हम आगे कुछ नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक, केवल क्या पढ़ा रहे हैं आपको, इसी में जो सारा है इसी का पढ़ा रहे हैं। अब तक हमने XU पढ़ाया, XU मैक्सिमम पढ़ाया। XU मैक्सिमम मतलब हमारा क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस हो गया। Y बार क्या होता है ये पढ़ाया। फिर हमने आपको क्या पढ़ाया, CU कैसे याद करेंगे, TU कैसे याद करेंगे, फिर क्या कहते हैं कि स्ट्रेस ऑफ एरिया ब्लॉक याद करेंगे। ठीक है, एरिया ब्लॉक का जो हमारा स्ट्रेस ब्लॉक का एरिया जो है उसका, सॉरी एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक याद किया। ठीक, अभी हम इसी में घूम रहे हैं, यही लास्ट टॉपिक है आपके सिलेबस का। ठीक, अब हम देखते हैं कि लीवर आर्म, उसके बाद क्या बचता था, हमने जैसे आपको WSM में क्या पढ़ा था, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस पढ़ा था, उसके बाद लीवर आर्म पढ़ाया था, फिर क्या पढ़ा था आपको, फिर स्ट्रेन डायग्राम पढ़ाया था, फिर आपको पढ़ाया था वहाँ पे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ाया था। तो वही सेम चीज़ें यहाँ पे भी पढ़नी है, बहुत ज़्यादा नहीं है यहाँ पे आपके सिलेबस में। ठीक है, थोड़ा ही पढ़ना है।
हाँ, तो हम क्या पढ़ें, लीवर आर्म जेड बराबर डी माइनस वाई बार, वाई बार का मान 4 एक्स यू, सॉरी आप यहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर अभी हमने एक्स यू का मान ज्ञात किया डी माइनस 4.42, ठीक, और एक्स यू का मान हमने क्या ज्ञात किया 87 FY AST 36 FCK B। अगर हमारे पास XU का मान पहले से दिया गया है तो हम डायरेक्ट इस फार्मूले से निकाल सकते हैं, या फिर पहले XU का मान ज्ञात करेंगे फिर इस फार्मूले में रख देंगे तो भी हमारा निकल के आ जाता है हमारा लीवर आर्म। ठीक, तो ये हुआ हमारा लीवर आर्म। ठीक है, तो ये क्या हमारा लीवर आर्म हुआ। अब क्या देख लेते हैं कि परसेंटेज ऑफ स्टील, हमने क्या बोला था वहाँ पे परसेंटेज ऑफ स्टील, इसमें कितना परसेंट स्टील हम मिलाएंगे वो भी देख लेते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जैसे जो सारी चीज़ें हमने क्या किया था वहाँ पे WSM मेथड से हमने फाइंड आउट किया था, यहाँ पे फिर वही LSM मेथड से हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब हम कितना मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टील इसमें डालेंगे उसको किस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं। जैसे आप RCC बना रहे हैं तो स्टील और कंक्रीट दोनों की जरूरत पड़ेगी, तो कंक्रीट हमने देख लिया कितना कैसे डालेंगे, कितना उसका फोर्स होना चाहिए, FCK ज्ञात करेंगे, FY ज्ञात करेंगे, ठीक है, ताम झाम जो वगैरह वगैरह है सब ज्ञात करेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम परसेंटेज ऑफ स्टील फाइंड आउट करने के लिए कैसे फाइंड आउट करेंगे उसको देख लेते हैं। ठीक, तो जो परसेंटेज ऑफ स्टील PT लिमिट, परसेंटेज ऑफ स्टील लिमिट LIM केवल लिखते हैं। ठीक, इसके लिए क्या फार्मूला हमारे पास है 0.414 FCK और फिर XU मैक्स। ध्यान दीजिए यहाँ पे XU मैक्सिमम की बात हो रही है जिसको हम क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस बोल रहे थे। ठीक है, कहीं कहीं पे आपको क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस को मिलेगा, कहीं कहीं पे बस सीमांत मान मिल जाएगा कि बल शून्य अक्ष का सीमांत मान। ठीक, अपॉन में FYD, ये हमारे पास फार्मूला होता है। ठीक है, परसेंटेज ऑफ स्टील फाइंड आउट करने के लिए 0.414 FCK XU मैक्सिमम अपॉन में FYD। XU मैक्सिमम क्या है, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस है जिसको हम सीमांत मान बोल देते हैं। FCK क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंक्रीट है। FY क्या है, कैरेक्टरिस्टिक या फिर यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील है। फिर हमारे पास D क्या है, इफेक्टिव डेप्थ है। ठीक, ये वो हमारा परसेंटेज ऑफ स्टील, ये हमारा परसेंटेज ऑफ मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टील हो गया। ठीक है, फलाना ढकाना। अब हम लास्ट पॉइंट क्या बचता है हमारे पास, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ये आपका लास्ट पॉइंट, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस MR। हमारे पास 3 सेक्शन होते हैं, कौन कौन से, बैलेंस सेक्शन, अंडर रेनफोर्स सेक्शन, ओवर रेनफोर्स सेक्शन। तो तीनों के लिए अलग अलग फार्मूले यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, बैलेंस सेक्शन कब होगा हमारा, या फिर अंडर रेनफोर्स सेक्शन पहले बात करते हैं। अंडर रेनफोर्स सेक्शन क्या होगा, हमने आपको वहाँ के पे क्या बताया था, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस और एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस के हिसाब से बताया था। तो यहाँ पे क्या XU इज लेस देन XU मैक्स, मतलब कि जब हमारा एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस क्या होगा, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस से कम होगा तो इसको हम अंडर रेनफोर्स सेक्शन बोल देते हैं। शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, URS, अंडर रेनफोर्स सेक्शन। इसके लिए क्या होगा, XU इज लेस देन XU मैक्स, तो इसके लिए क्या फार्मूला MR का हो जाएगा, या फिर MU यहाँ पे लिखते हैं, MU लिख देते हैं। MU अगर लिखते हैं, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस MU लिखते हैं यहाँ पे, तो ये कितना हमारा हो जाएगा 0.87 FY AST इंटू में क्या हो जाएगा D माइनस FY AST अपॉन में FCK B।
ये हमारे पास फार्मूला होता है, ठीक। ये हमारे पास फार्मूला होता है क्या फाइंड आउट करने के लिए, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए, अगर हम अंडर रेनफोर्स सेक्शन हमारे पास दिया गया है तो। अब देखते हैं बैलेंस सेक्शन। बैलेंस सेक्शन कब होगा, जब XU बराबर होगा XU मैक्सिमम की, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसके लिए क्या फॉर्मूला हमारे पास होता है 0.36 FCK B, सॉरी B नहीं होता, XU मैक्सिमम होता है अपॉन में D होता है। अब इसको हम थोड़ा सा मिटा रहे हैं यहाँ पे, ये फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा है। वैसे जनरली कहीं पूछा नहीं जाता ये चीज़, ठीक। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जल्दी पूछा नहीं जाता, लेकिन फार्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि कैसे होता है। क्या 0.36 FCK XU मैक्स अपॉन D 1 माइनस 0.42 XU मैक्सिमम अपॉन में D इंटू BD स्क्वायर। ये इतना बड़ा फार्मूला होता है, इसको हम इतने को हम R लिख देते हैं, कांस्टेंट मान लेते हैं, तो ये हमारा RBD स्क्वायर फार्मूला बन जाता है। ये हमारा R क्या होता है, ठीक है, RU इसको बोल देते हैं, लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फैक्टर इसको बोलते हैं RU को। अगर हम इसको लिख देते हैं इतना बड़ा, अगर RU का मान जो होता है 0.36 FCK XU मैक्स अपॉन D इंटू 1 माइनस 0.42 XU मैक्स अपॉन D, ये हमारे पास क्या लिमिटिंग रेजिस्टेंस लिमिटिंग फैक्टर होता है, ठीक है। तो ये फार्मूला होता है किसके लिए, ये हमारा अंडर रेनफोर्स सेक्शन, बैलेंस सेक्शन, ठीक। अब हमने आपको जब एजम्पशंस पढ़ा रहे थे तो एजम्पशंस में हमने आपको क्या बताया था कि, एक मिनट, एजम्पशंस में हमने क्या बताया था कि ये जो लिमिट स्टेट मेथड होता है इसको केवल हम दो तरह के सेक्शन के लिए डिजाइन करते हैं। पहला अंडर रेनफोर्स सेक्शन, दूसरा बैलेंस सेक्शन। ओवर रेनफोर्स सेक्शन के लिए इससे डिजाइन हम नहीं करते। ओवर रेनफोर्स सेक्शन के लिए अगर हमको कोई मेंबर डिजाइन करना है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं कि WSM का यूज़ कर लेते हैं। जैसे हमको बहुत हैवी स्ट्रक्चर बनाना हुआ, डैम बनाना हुआ, तो वहाँ पे हम WSM का यूज़ करते हैं, WSM मेथड का यूज़ करते हैं। फिर उस स्ट्रक्चर के लिए हम डिजाइन करते हैं कि इस तरह से ये हमारा डिजाइन होना चाहिए, इसमें इतना लोड लगेगा, ये चीज़ इसमें आएगी, इतना इसमें आएगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये हमारा लिमिट स्टेट मेथड पूरा यहीं पे खत्म होता है, ठीक। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी कि क्या चीज़ कैसे कहाँ से आ रही हैं, ठीक। और नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, हम आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल जब आपको सॉल्व करवाएंगे तो आपको और अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आए। आप खुद से न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको सारी चीज़ें याद भी हो जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने की कोशिश कीजिए, रटने वाला काम मत कीजिए। रटने वाला काम देखिए यहाँ पे आपको जो ये RCC है, ठीक, आपका हाईवे होता, इरिगेशन होता, तो वो आपका रटने वाला काम है, तो उसको आपको रट लेंगे तो चल जाएगा। लेकिन आप यहाँ पे अगर रटेंगे तो काम नहीं चल पाएगा। इसलिए आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझिए, किस तरह से, कहाँ से, कैसे कॉन्सेप्ट लगाया जा रहा है, कैसे क्या फार्मूला आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करवाएंगे। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।